वो दुल्हन बनी सज संवर रही थी कि उसकी सौतेली बहन जानवी उसका चेहरा देखते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। जितना मर्जी सज संवर लो लेकिन तुम्हारे चेहरे का ये दाग कभी नहीं जाएगा। परिणीति के चेहरे के दाएं गाल पर एक पैदाइशी दाग था जिसने उसकी खूबसूरती को मांद कर दिया था। फेरों के वक्त ये बात दुल्हे विक्रम तक पहुंच गई तो उसने विवाह से पहले परिणीति को देखने की शर्त रख दी। परिणीति ना मानी और वो शादी से इनकार करके वहाँ से चला गया। सबने परिणीति का मजाक बनाया। अचानक ही उसके देवर शेखर ने विवाह की हामी भरते हुए परिणीति से शादी कर ली। सुहागरात की रात कमरे में फैली गहरी खामोशी के बीच परिणीति ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, आपका भाई मुझे छोड़कर चला गया, क्या आपको मुझ पर तरस आया? शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, अगर मैं कहूँ कि तरस नहीं, आप पे दिल आया। उसी वक्त उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। विक्रम बाहर खड़ा शोर मचाते हुए चिल्ला रहा था, 1 मिनट रुक जाइए। चौधरी हवेली के लॉन में फैली गहमा गहमी एकदम थम गई। पंडित जी जो लगान पत्रिका खोले मंत्र पढ़ने ही वाले थे, चौंक कर रुके। पूरे समाज की नज़रें विक्रम पर जम गईं, जो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ विक्रम? बेटा खैरियत तो है? विक्रम के पिता कामेश्वर जी ने घबरा कर पूछा। मैं फेरों से पहले परिणीति का चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि उसके गाल पर एक बदनुमा दाग है जिसने उसकी खूबसूरती को बेमानी कर दिया है। मुझे धोखे में रखा गया, इसलिए मैं उसे देखे बगैर ये विवाह नहीं करूँगा। विक्रम ने अपने चेहरे पर सख्त और नफरत भरे भाव लाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। ये सुनकर सभी मेहमानों में हलचल मच गई। फूलों के बने पर्दे के उस पार बैठी परिणीति का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे वो अल्फाज याद आए जो तैयार होते वक्त जानवी ने उसके कानों में जहर की तरह घोले थे। जितना मर्जी सच समझ लो परिणीति, लेकिन तुम्हारे गाल का ये दाग कभी नहीं छिप सकेगा, और छिप भी जाए तो हकीकत बदलती नहीं है। विक्रम को पता चला तो सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनेगा। तुम और मैं जानते हैं कि वो कितना रूप पुजारी है। उसने तुम्हें एक नज़र देखा है, वो भी उस जगह से जिस जगह तुम्हारा पैदाइशी निशान नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर कॉलेज में उसके बारे में ये मशहूर था कि वो ज़रा सा अपने कपड़ों पर भी दाग बर्दाश्त नहीं करता था। एक शर्ट पे लग जाता तो उस शर्ट को दोबारा ना पहनता। सोचो अपनी ज़िंदगी में एक दागदार पत्नी को कैसे बर्दाश्त करेगा। इन अल्फाज के याद आती जैसे उसके दिल सुन्न हो गया था। यकीनन वो वक्त आ पहुंचा था। लेकिन बेटा अब क्यों? तुमने एक नज़र पहले देखा था ना, और फिर विवाह हो गया तो तुमने ज़िंदगी भर उसे देखना ही है। और वैसे भी तुम्हारी दादी बोलती थी कि इस तरह फेरों से कुछ देर पहले लड़की को देखना अब शुभ होता है। कामेश्वर जी ने समझाने की कोशिश की। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लेता तब तक मैं हरगिज़ ये फेरे नहीं लूँगा। विक्रम ने अपनी ज़िद पर इसरार किया। बेटा वो कोई इतना बड़ा दाग या पैदाइशी निशान नहीं है, और मेकअप से वो भी छिप जाता है। बेटा अब तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। मेकअप में मैंने देखा है। उसकी माँ हरिणी देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। आप जानते हैं ना मेरे बारे में कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अपनी हर चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक दागदार लड़की से विवाह करूँगा। भले वो जितना मर्ज़ी मेकअप में छुपा ले, मगर वो दागदार तो है ना, और मैं खुद को तसल्ली नहीं दे सकता। मेरी तरफ से इनकार है। वो जहर उगलते लहजे में बोला और उठकर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया। पीछे लॉन में एकदम कोहराम मच गया। लोग परिणीति के बारे में फुसफुसाहट करने लगे, जबकि कामेश्वर जी और बाकी सब विक्रम के पीछे उसे मनाने के लिए भागे, मगर तब तक वो गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुका था। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी ऊपर भगवान का घर जाकर कि मैं उसकी बेटी के लिए कुछ भी ना कर पाई। हरिणी देवी हिचकियों से रोते हुए बोली, मामा रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दें। बैठकर बात करके कोई रास्ता निकालते हैं।
अगर आप ज़्यादा परेशान होंगी तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। उनके छोटे बेटे शेखर ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से माँ को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हरिणी देवी ने कांपते होठों से अपने आंसू साफ किए और अंदर की तरफ बढ़ गई। माहौल में इस वक्त एक अजीब सा तनाव था। परिणीति के पिता अनुपम जी गुस्से से बोल रहे थे और पर्दे के पीछे परिणीति साकित व जामिद सदमे की मूरत बनी अभी तक वैसे की वैसे बैठी थी। उसकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। हर तरफ से धीमी फुसफुसाहट थी जिसमें उसके लिए तरस और हमदर्दी थी, और ऐसी बातें पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रही थी। फिर परिणीति की सौतेली माँ सुनैना आगे बढ़ी और मुंह बनाकर तंजिया लहजे में बोली, अरे शाबाश, बारात अब आप लोग भी वापस लेकर चले जाइए यहाँ से। बेटा तो आपका वैसे ही भाग गया है, अब यहाँ खड़े होकर तमाशा देखने का कोई फ़ायदा। सुनैना की जहरीली बात ने हरिणी देवी को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार दिया। उन्होंने तड़प कर सुनैना की तरफ देखा और इंतहाई मजबूत आवाज़ में बोली, बारात वापस नहीं जाएगी सुनैना बहन। दुल्हन को लिए बगैर राणा भवन की बारात यहाँ से नहीं हिलेगी। मेरा दूसरा बेटा, मेरा शेखर विवाह करेगा, है ना शेखर? हरिणी देवी के मुंह से निकले अल्फाज शेखर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। शेखर को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर सारा आसमान टूटकर गिर गया हो। उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो इनकार करना चाहता था, उसके लब हिले, मगर उसी वक्त उसके पिता कामेश्वर जी ने उसे सख्त नज़रों और इशारे से मना कर दिया। वो लब भींचे अपने अंदर उठने वाले तूफ़ान को दबाते हुए बिना कुछ बोले वहीं साकत खड़ा रह गया। फिर कुछ ही देर में जहाँ विक्रम बैठने वाला था वहाँ शेखर आकर बैठ चुका था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी तलखी, एक अजीब सा दर्द जाग उठा। दिल चाह रहा था दुनिया को तहस नहस कर दे। बचपन से लेकर आज तक उसके साथ ऐसा ही तो होता आया था। ये तो उसके हिस्से की चीज़ विक्रम ज़बरदस्ती छीन लेता, या फिर विक्रम की वो चीज़ जिससे उसका दिल भर जाता था वो शेखर के हिस्से में आ जाती। दरअसल राणा परिवार के लोग हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। उनके माली हालात अब जाकर ठीक हुए थे। कारोबार में भगवान ने ऐसी बरकत दी थी कि उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की थी। लेकिन तरक्की से पहले वो इतने ऐशो आराम और महल के मालिक नहीं थे। यही वजह थी कि कभी परिणीति से मिल भी नहीं पाए थे, क्योंकि परिणीति के दादा और उसके पिता बहुत हाई स्टैंडर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसीलिए परिणीति की माँ के मरने के बाद भी गरीबी और हालात की वजह से हरिणी देवी कभी अपनी भांजी से मिलने ना आ सकी थी। लेकिन अब जब हालात सुधरे तो उन्होंने अपनी मरहूम बहन की मोहब्बत में अपने बेटे का रिश्ता परिणीति के लिए डाल दिया था। हरिणी देवी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थीं और उसकी बेटी को सौतेली माँ के साए में खुड़ खुड़ कर जीते देखकर उन्होंने उसे अपनी पनाहों में लेने का फ़ैसला किया था। मगर राणा भवन जाने से पहले ही मासूम परिणीति की तकदीर ने ये खौफनाक मोड़ ले लिया था। पंडित जी ने सभी को खामोश रहने का आदेश दिया और वैदिक रीति रिवाज के मुताबिक विवाह का बाकायदा आगाज़ किया। कामेश्वर जी और हरिणी देवी ने आगे बढ़कर कन्यादान की रस्म पूरी करवाई। शेखर राणा, क्या आप परिणीति को अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? शेखर ने बिना किसी हिचकिचाहट के मगर एक गहरी तलखी दिल में छुपाए पूरे रीति रिवाज से स्वीकार किया। मंत्रों की गूंज और 7 फेरों के बाद पंडित जी ने विवाह संपन्न होने की घोषणा की। इस तरह परिणीति, जो कुछ देर पहले विक्रम की दुल्हन बनने वाली थी, अब शास्त्रीय और कानूनी तौर पर शेखर की पत्नी बन चुकी थी। शादी की बाकी तमाम रस्में किसी खामोश मातम की तरह गुजरीं और शेखर परिणीति को विदा करके उसे अपने घर ले आया, जहाँ आने के हज़ारों अरमान थे, मगर वो इस तरह आएगी ये ना सोचा था। कमरे में दाखिल होते ही एक शदीद और गहरी खामोशी फैली हुई थी। शेखर ने बगैर कोई बात किए खामोशी से दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक लगा दिया। परिणीति, जो अभी अपने भारी लाल जोड़े में मलबूस थी और जिसका घूंघट चेहरे पर था, सर झुकाए इंतहाई सहमी हुई बेड के बिल्कुल किनारे पर हो गई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक डर कुंडली मारे बैठा था कि ये भी उसे ठुकरा ना दे, मगर वो सोफे पर बैठा माथा मुसल रहा था।
कमरा का माहौल हर तरह संजीदा था और काफ़ी देर गुजर गई मगर अभी भी दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिणीति बस खामोशी से अपने आंसू साफ कर रही थी और शेखर अपने अंदर के तूफ़ान को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि सामने बैठी लड़की बिल्कुल बेकसूर है, इसीलिए ख़ुद पर कंट्रोल कर रहा था कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे वो मज़ीद हर्ट हो। अब चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाया गया और बाहर से नौकर की चीख पुकार की आवाज़ आई। शेखर एकदम अपनी जगह से उठा और तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर लपका। जैसे ही वो बाहर आया, सामने का मंजर खौफनाक था। विक्रम हॉल में खड़ा आपे से बाहर हो रहा था। वो गुस्से में कांप रहा था, न जाने कौन कौन सी चीज़ें उठा उठा कर फर्श पर मार रहा था। शीशे के टूटने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। बस कर दो विक्रम, क्या पागलपन है ये। कामेश्वर जी ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा। उनकी आवाज़ में गुस्सा और बेचारगी थी। हरकतें भी तुम ऐसी करो और फिर हम पर चिल्लाओ। ये सब मेरा ही कसूर है जो मैंने तुम्हें इतना सर चढ़ाया। आज उसी का सलाह मिल रहा है मुझे। हरिणी देवी भी गुस्से से बोली, क्यों किया आपने ऐसा? मैं उस लड़की को नहीं चाहता था, मैं उसे इस घर में नहीं देखना चाहता था। अब क्यों लेकर आए उसे यहाँ? क्यों करवाई उसकी शादी? विक्रम गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। शेखर जब तक सीढ़ियों के पास खड़ा ये तमाशा देख रहा था, उसका सब्र जवाब दे गया। वो तेज़ी से उतरता उसके सामने आ गया। आपको इससे क्या विक्रम भैया? आपके लिए नहीं लाई गई वो यहाँ। वो मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई है। सो अब आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं। वो धीमे मगर इंतहाई सर्द लहजे में बोला। शेखर का सर्द और काटदार लहजा सुनकर विक्रम खूनख्वार नज़रों से उसे देखने लगा। वो चंद कदमों आगे बढ़ा और शेखर के गिरेबान अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। मुझे नीचा दिखाना चाहते हो ना तुम सबके सामने? परिवार भर में अच्छा बनना चाहते हो, इसीलिए तुमने उस दागदार लड़की से विवाह किया ताकि तुम सबके सामने साबित कर सको कि हाँ, शेखर कितना अच्छा इंसान है, शेखर कितना आज्ञाकारी बेटा है। ये सब बिज़नेस के बाद अब यहाँ भी करना चाहते हो ना तुम? पहले बिज़नेस में अपनी धाक बिठाई, सबसे बड़ी डील लेकर बाबा के सामने खुद को बड़ा साबित किया और अब इस मामले में भी खुद को मुझसे ऊंचा कर लिया। मुझे नीचा दिखाना ही मकसद है ना तुम्हारा? दुनिया को ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बहुत अच्छे हो। वो चिल्ला कर बोला। शेखर ने एक झटके से विक्रम के हाथ अपनी गिरेबान से हटाए। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं था विक्रम भैया। मैंने सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में किया है। मैं आपकी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ कि दूसरों के जज्बात और दूसरों की इज्जत के साथ खेलूँ। एक लड़की की बारात वापस चले जाने का मतलब जानते हैं आप? और फिर मम्मा की तबीयत वहाँ ख़राब हो रही थी। मैं भी इनकार करके उन्हें मज़ीद दुख दे देता। एक बेटे ने सदमा दिया तो क्या ज़रूरी था कि दूसरा बेटा भी ऐसा ही करता? हमेशा रायता आप फैलाते हैं और समेटना मुझे पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ बोला। उसके सांस फूल रहा था। उसके अंदर बरसों का लावा था जो आज उबल रहा था। तेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। तुझे लाडला बनना था तो बन गया। मुबारक हो बहुत बहुत। विक्रम ताली बजाते हुए बोला। यह आपकी खुद साख्ता सोच है मगर मैं सीधी सिंपल बात करता हूँ। ये गुस्सा जो आप कर रहे हैं वो मुझे करना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे समझौता करना पड़ा। मेरे आइडियल क्या है, मेरी चाहत क्या है, किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बस मुझे हुक्म दिया गया कि मेरा बेटा शेखर शादी करेगा। पता था उन लोगों को कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। बचपन से यही तो होता आया मेरे साथ, अपने जज्बात को दबाना और सब कुछ कुर्बान कर देना। और आज भी यही हुआ। मगर मैं चुप हूँ तो आप भी चुप रहिए विक्रम भैया, वरना मैं अपने सारे लिहाज भूल जाऊँगा। शेखर की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी और सीढ़ियों के अंधेरे किनारे पर खड़ी परिणीति की आंखों से गर्म आंसू टपक कर उसके गाल को भिगो गए थे। एक भाई ने उसे दागदार कहकर बीच राह में छोड़ दिया था तो दूसरे ने उसे महज एक मजबूरी, एक समझौता समझकर स्वीकार किया था और उस पर एहसान करके उस एहसान को जतला भी दिया था। उसका दिल बुरी तरह टूट कर रह गया।
ऐसे बहस करते अचानक विक्रम की निगाह ऊपर सीढ़ियों पर गई, जहाँ लाल जोड़े में मलबूस परिणीति खड़ी थी। विक्रम जैसे निगाहें पलटना ही भूल गया। कोई लड़की इतनी हसीन हो सकती है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। वह हसीन नहीं बल्कि बहुत हसीन थी। रो रो कर सुर्ख होती रंगत और उसके सरापे का रूप ऐसा था कि एक बार जो देख ले तो निगाहें पलटना भूल जाए। मगर विक्रम ने गौर किया, उसके चेहरे पर तो दूर से कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसे हरिणी देवी की बात याद आई कि मेकअप के ज़रिए इस दाग को छिपाया गया है। विक्रम ने झटके से अपना सर झटका, मगर उसकी नज़रें बेख्तियार उसे दोबारा देखने के लिए बेकरार होने लगी थीं। परिणीति को जैसे अपनी तरफ उठती नज़रों का एहसास हुआ। वो एक झटके से मुड़ी और तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई और सर झुकाए रोती रही। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और सूटकेस से अपना सादा कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो ड्रेस चेंज करके हाथ मुंह धोकर वापस आई तो शेखर ने अभी भी उससे बात नहीं की थी। वो चुपचाप सोफे पर लेटा हुआ था, आंखें बंद किए अपने हाथ से अपना माथा मसल रहा था, जैसे शदीद सरदर्द का शिकार हो। परिणीति दिल ही दिल में कुढ़ती रही। खामोशी से आकर बेड पर बैठ गई। कुछ लम्हों की गहरी खामोशी के बाद शेखर सोफे से उठा और उसके पास आकर ज़रा सा फासले पर बैठ गया। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी शादी के हवाले से बहुत सारे ख्वाब देख रखे होंगे, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ टाइम चाहता हूँ, मगर मैं जल्दी ही आपको स्वीकार कर लूँगा। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर और सोच समझ कर रखता हूँ, शेखर ने गंभीर और संजीदा लहजे में कहना शुरू किया। परिणीति चुपचाप सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। शेखर ने बात करते करते जब सर उठाकर उसका चेहरा देखा तो एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, सिवाय उसके दाएं गाल पर मौजूद उस हल्के से सुर्ख रंग के धब्बे के। मगर वो धब्बा बदनुमा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर नज़र बद से बचने के लिए कोई टीका लगा हुआ हो। शेखर की नज़रें भटकती हुई परिणीति के मखमली होंठों से टकराईं। फिर उसने बेख्तियार अपनी पलकें मज़ीद ऊपर उठाकर देखा, मगर परिणीति की पलकें झुकी हुई थीं और इतनी घनी पलकें थीं कि उसने ज़िंदगी में इतनी घनी पलकें किसी की नहीं देखी थी। तभी परिणीति ने भी धीरे से अपनी पलकें ज़रा सी उठाकर शेखर की तरफ देखा। उन आंखों में देखकर जैसे शेखर का दिल एक पल को डूब कर उभरा। वो कान सी आकर्षक आंखें इतनी मैजिकल थीं कि किसी के दिल में भी बेकरारी पैदा कर सकती थी। दिल बेख्तियार उन आंखों को चूमने को चाहा। वो अपनी ख्वाहिश पर बड़बड़ा सा गया, शायद कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए है, मैं भी ना क्या क्या सोचता हूँ। शेखर दिल में सोचता अपना सर झटक कर रह गया। वो चुपचाप उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो परिणीति बेड की एक साइड पर लेट चुकी थी। शेखर ने लाइट ऑफ की और वो भी बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया। अगले दिन सुबह अचानक शेखर को अपने चेहरे पर पानी की ठंडी छींटें महसूस हुए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर जैसे उसके दिल ने एक बीट मिस कर दी। परिणीति नहा कर आई थी और उसके लंबे घने बाल उसकी पीठ को छू रहे थे, जिन्हें वो झटक रही थी, और उनसे पानी की कुछ बूंदें शेखर के चेहरे पर आ गिरी थी। बालों को यूं ही पीठ पर खोला छोड़े वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी इंतहाई नज़ाकत से अपने गोरे हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। मॉइस्चराइज़र लगाकर वो अपने आप को आईने में देखने ही लगी थी कि उसकी नज़र अचानक अपने पीछे बिस्तर पर हाथ पर सर टिकाए लेटे हुए शेखर पर पड़ी। आईने में उन दोनों की नज़रें एक सेकंड के लिए मिली तो परिणीति के दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो जल्दी से सर झटक कर मुड़ी और बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाकर जल्दी से अपने शोल्डर्स पर फैला लिया। शेखर भी अब धीरे से बिस्तर से उठा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाले और जैसे ही बाथरूम जाने के लिए मुड़ने लगा तो तभी फिर से उसकी निगाह परिणीति पर पड़ी, जो चोरी छुपे आईने के ज़रिए उसे ही देख रही थी। एक बार फिर दोनों की नज़रें आपस में टकरा गईं। परिणीति की वो आकर्षक निगाहें उस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे उनमें कायनात के सारे रंग सिमट आए हों। शेखर का दिल ज़ोर से धड़का। बहुत मुश्किल से अपनी नज़रें चुराता हुआ तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर वो जब बाथरूम से निकला तो परिणीति अब सोफ़े पर बैठी एक मैगज़ीन का पन्ना पलट रही थी। शेखर को देखकर वो धीमे से बोली, वो मम्मा ने पैगाम भेजा है कि नाश्ते के लिए नीचे आ जाएं। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी गोया कानों में रस घोल रही हो। शेखर ने महसूस किया कि वो न जाने क्यों उस लड़की के जादू में गिरफ्तार होता जा रहा है।
उसने हौले से अपना सर झटका और इस बात में सर हिलाकर उसे चलने का इशारा किया। तैयार होने के बाद वो दोनों जैसे ही नीचे हॉल में आए तो वहाँ का माहौल देखकर परिणीति ने जल्दी से अपने शोल्डर्स पर लिया दुपट्टा अपने सर पर फैला लिया। विक्रम हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी नज़रें जैसे ही परिणीति पर पड़ी वो उसे घूरने लगा। परिणीति ने नज़र झुकाकर सबको धीमी आवाज़ में प्रणाम किया और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। वो बिना कुछ कहे नौकर के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवाने लगी। हरिणी देवी ने जब अपनी नई नवेली बहू को काम करते देखा तो प्यार से बोली, अरे बेटा ये तुम मत करो, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, आराम करो, जब तक हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक कोई काम नहीं करोगी। कोई बात नहीं मम्मा, मुझे आदत है, काम करना अच्छा लगता है मुझे, और ये जो हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक काम नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ एक रस्म है। परिणीति ने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया और शेखर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर उभरने वाली मासूम मुस्कान देखकर शेखर का दिल जैसे एक बार फिर उसके कदमों में डूब गया। लेकिन जैसे ही शेखर की नज़रें सामने बैठे विक्रम पर पड़ी उसके चेहरे का रंग बदल गया। विक्रम खुद भी अपनी जगह बैठा बात बात पर परिणीति की तरफ ही देख रहा था। शेखर ने गुस्से से बेख्तियार अपनी मुट्ठियां ज़ोर से भींच लीं, मगर फिर सर झटक कर नज़रें इधर उधर की। लेकिन दोबारा नज़र पड़ी तो अभी तक वो इधर ही देख रहा था, मगर साथ काफ़ी ज़्यादा बेचैन लग रहा था। वो बार बार सोफ़े पर पहलू बदल रहा था और उसके दिमाग में उस वक्त क्या शैतानियाँ चल रही थी शेखर को अच्छी तरह पता था। शेखर अपने भाई को बचपन से जानता था कि वो एक नंबर का हसद करने वाला इंसान है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब परिणीति शेखर की पत्नी बन चुकी है और शायद वो दिल ही दिल में ये प्लान बना रहा था कि उन दोनों को किस तरह अलग करेगा। शेखर ने यह देखकर जानबूझकर टेबल पर अपना रुख इस तरफ बदला और परिणीति के सामने होकर झुक गया कि परिणीति पूरी तरह शेखर के चौड़े वजूद के पीछे छुप गई। शेखर बिल्कुल नहीं चाहता था कि विक्रम परिणीति की तरफ एक नज़र भी देखे। वो खुद हैरान था कि परिणीति के मामले में इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा था। विक्रम जल्दी से उसकी इस बात पर अपनी नज़रें झुका गया। शेखर अपनी सारी सोचें झटक कर नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गया। कुछ देर के बाद नाश्ता ख़त्म हुआ तो शेखर अपने कमरे में आ गया। परिणीति भी खामोशी से उसके पीछे अंदर चली आई। शेखर ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आइंदा से जब विक्रम भाई हॉल में होना तो आप बाहर मत जाया करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उसकी तरफ देखे बगैर फ्लैट लहजे में कहा। परिणीति ने हैरानगी से सर उठाकर उसे देखा, मगर वो कुछ बोली नहीं बल्कि चुपचाप सोफ़े पर बैठकर दोबारा से मैगज़ीन देखने लगी। शेखर दिल ही दिल में सख्त झंझला कर रह गया। ये आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या ये वाकई विक्रम भाई को पसंद करती थी? शेखर ने दिल ही दिल में सवाल किया। अंदर कहीं से जवाब आया, जाहिर है विक्रम इसका फियांसे था, जज्बात तो होंगे, लेकिन अब तो हालात बदल चुके थे। अब तो वो शेखर की पत्नी थी, कम से कम अपने पति से तो बात करनी चाहिए थी, चाहे पसंद करे या ना करे। शेखर गुस्से से अपने होंठ चबाते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जबकि वो मैगज़ीन में यूं मगन थी गोया इससे बढ़कर दुनिया में कोई काम ही ना हो। वो अपने ही दिल के सवाल और जवाब पर झंझला कर तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसी शाम उनका ग्रैंड रिसेप्शन था। हॉल में हर एक की ज़बान पर उन दोनों की जोड़ी का जिक्र था। दोनों साथ खड़े काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लग रहे थे। रिसेप्शन के भारी मेकअप से परिणीति के गाल का वो पैदाइशी निशान काफ़ी हद तक छुप गया था, लेकिन फिर भी शरीके महफिल लोग अपनी तीखी ज़ुबान से तमाशा बनाने के लिए तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे थे। कुछ लोगों ने शेखर के सामने इस बात का जिक्र छेड़ दिया कि कल फेरों के वक्त क्या हुआ था। उस फिजूल बात की वजह से शेखर का मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ परिणीति का चेहरा हर किस्म के एहसास से साफ आ रही था, जैसे उसने दुनिया की किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद ही वो लोग वापसी के लिए निकले। वो दोनों अपनी कार में बिल्कुल अकेले थे और गहरी खामोशी थी। गाड़ी हवेली से कुछ दूर ही पहुंची थी कि अचानक मौसम ने करवट ली। तेज़ आंधी चलने लगी और साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि गुप अंधेरे में गाड़ी चलाना शेखर के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। मजबूरन उसने सड़क के किनारे एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक दी। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए इस बारिश और अंधेरे में गाड़ी चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली मेरी साइड थोड़ी सी वीक है ना, तो अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। शेखर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारकर सर झटकते हुए कहा। परिणीति ने उसकी तरफ देखा और अपने उसी मीठी लहजे में बोली, कोई बात नहीं, हम यहाँ वेट कर लेते हैं, हो सकता है कुछ देर में बारिश कम हो जाए।
हाँ बिल्कुल, वो उसकी बात के जवाब में हौले से बोला। वैसे आपको ड्राइविंग के वक्त ग्लासेस लगानी चाहिए। इस तरह बिना चश्मे के गाड़ी चलाना ख़तरनाक हो सकता है और इसके अलावा साइड मज़ीद वीक भी हो सकती है। कुछ वक्फे के बाद वो झिंझलाते हुए बोली। शेखर ने उसकी फ़िक्रमंदी महसूस की और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं। चश्मे से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, इसीलिए मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज ही यूज़ करता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। परिणीति ने सुनकर अपनी खूबसूरत कान सी आंखें झुकाईं और धीमे से कहा, मैंने कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए और मेरी साइट भी वीक नहीं है। व्हाट? क्या क्या ये आपकी रियल कलर आइज़ हैं? शेखर ने हैरत से झटके से एकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। हाँ, परिणीति ने मासूमियत से अपने कंधे झुकाए, बस इतना ही बोली। शेखर चंद सेकंड के लिए गुमसा हो गया। फिर उसके मुंह से धीमी सी आवाज़ निकली, वैसे बहुत हसीन हैं आप भी और आपकी आंखें भी। शेखर की तारीफ़ सुनकर परिणीति के होंठों पर एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान उभरी। उसने खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखा और इंतहाई कड़वे लहजे में बोली, श्राप लगी खूबसूरत है मेरी, जो हमेशा मेरी खुशियों को खा जाती है। परिणीति के इस कड़वे और गहरे जुमले के बाद कार में एक ऐसी भारी खामोशी छा गई कि बाहर बरसती बारिश का शोर भी मध्यम महसूस होने लगा। शेखर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर एक संजीदगी सी आ गई। उनके दरमियान अभी भी पहचान भी नहीं थी कि एक दूसरे को तसल्ली दे सकते। परिणीति ने उस घुटने वाले माहौल से पनाह पाने के लिए धीरे से अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका अंदर आया, जिससे गाड़ी के अंदर की उमस कुछ कम हुई। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी हथेली को बरसती बारिश के नीचे फैला दिया। ठंडे पानी की बूंदें जब उसकी मेहंदी रचे हाथों पर गिरने लगी तो उसे अपने अंदर की तपिश कुछ कम होती महसूस हुई। अभी वो मनमगन थी कि अचानक आसमान पर बिजली का एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। वो कड़क इतनी अचानक और तेज़ थी कि पूरा माहौल एक पल के लिए सफ़ेद रोशनी से नहा गया। परिणीति का दिल जैसे उछल कर गले में आ गया। खौफ के मारे उसका पूरा वजूद लरज़ उठा और उसने झटके से अपना हाथ अंदर खींचा और बिना सोचे समझे शेखर की तरफ झुक गई। उसने अपने दोनों हाथों से शेखर का बाजू सख्ती से दबोच लिया था और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। शेखर जो सड़क को देख रहा था अचानक झटके पर बिल्कुल साकित रह गया। परिणीति के कांपते हुए वजूद उसकी बाजू से लगा हुआ था और उसकी तेज़ चलती हुई सांसें कार की खामोशी में साफ सुनाई जा सकती थीं। शेखर ने चाहा कि वो अपना बाजू छुड़वाए, लेकिन परिणीति की गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे किसी तूफान में घिरी हो। कुछ सेकंड्स तक वो दोनों उसी पोजीशन में रहे, यहाँ तक कि जब बिजली की गरज दूर निकल गई तो परिणीति को अपनी हालत का एहसास हुआ कि वो झिझक और दूरी की सारी दीवारें भूलकर शेखर को जकड़े बैठी है। उसके पूरे वजूद में शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई। उसने झटके से अपना हाथ शेखर के बाजू से हटाया और तेज़ी से वापस अपनी सीट पर चली गई। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और वो खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी चोर नज़रें कार के शीशे में शेखर का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थीं कि आया उसे बुरा तो नहीं लगा, और दूसरी तरफ शेखर ने भी अपने बाजू को देखा जहां परिणीति की उंगलियों को एहसास अभी महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी कॉलर दुरुस्त किया और खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरा रास्ता गाड़ी में एक अजीब बोझ सी खामोशी छाई रही। न शेखर ने कोई बात की और न परिणीति ने अपना मुंह खोला। कुछ ही देर में वो राणा भवन पहुंच चुके थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते ही शेखर उतरकर दूसरी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। परिणीति ने झिझकते हुए उसका हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो थाम कर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही दोनों हॉल में पहुँचे, वहाँ घर के सभी लोग सोफ़े पर बैठे जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम लोग? विक्रम ने सोफ़े से उठते हुए धड़क कर कहा। उसकी आवाज़ में जलन और गुस्सा साफ जाहिर था। शेखर ने कदम रोके और एक इंतहाई सर्द मगर काटदार नज़र अपने भाई पर डाली। आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए विक्रम भैया कि हम कहाँ थे और कहाँ नहीं, लेकिन खैर अगर आपने पूछ ही लिया है तो बता देते हैं। हम पति पत्नी है। मौसम अच्छा था तो मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का दिल कर रहा था। आपको इस पर कोई एतराज़ है? शेखर के इस दो टोक जवाब पर विक्रम ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। उसने गहरी नज़र सर झुकाए खड़ी परिणीति पर डाली, जिसकी खूबसूरती और वक्त उसे जलते अंगारों पर लौटा रही थी। विक्रम ने एक मामूली से दाग की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, मगर अब से उसका अपना ही दिल सुलग रहा था। शेखर ने विक्रम को जताने के लिए सबके सामने धीरे से परिणीति का नर्म हाथ अपने हाथ में थामा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया।
परिणीति बगैर कुछ बोले चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी, मगर उसकी निगाहें शेखर के चेहरे पर थीं, जो इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल हो रहा था। कमरे में दाखिल होते ही शेखर ने उसका हाथ छोड़ा और 2-3 गहरी सांसें भरते हुए सोफे पर जैसे ढह सा गया। उसने विक्रम का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी हरकतें शेखर को जलते तवे पर बिठा रही थी। भले ही ये शादी शेखर की अपनी रजामंदी से नहीं हुई थी, मगर अब वो उसकी पत्नी थी और विक्रम की नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर शेखर को लग रहा था कि ये किसी तूफान से पहले का सन्नाटा है। उसकी छठी इंद्रियां कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। सारी सोचें झटक कर उसने सर उठाया और परिणीति की तरफ देखा, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने रिसेप्शन के भारी गहने उतारने लगी। वो धीरे से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया और बगैर कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाकर उस नाजुक बाजू को पकड़ा और धीरे से उसकी कलाई से चूड़ियाँ उतारने लगा। मैं खुद कर लूँगी। परिणीति ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो शेखर ने गुस्से भरी नज़रों से आईने में उसे देखा। उसने एक झटके से परिणीति को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर में अपना मजबूत हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया कि दोनों की सांसें तक एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। बुरा लगता है मेरा छूना आपको? शेखर ने एकदम गंभीर आवाज़ में बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था जिसे परिणीति खौफजदा हो गई थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे भी आपकी तरह इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर क्या? शेखर ने उसकी कमर पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा। बोलिए ना, फिर क्या? क्या फिर मुझे अपने करीब आने देंगी? और अगर मैं पसंद ना आया तो क्या मुझे छोड़ देंगी? परिणीति को शेखर की सख्ती से अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। शेखर, मुझे दर्द हो रहा है। परिणीति के उस नरम लहजे ने शेखर को होश में दिलाया। उसने आहिस्ता से अपना हाथ हटाया और उससे 2 कदम दूर होता हुआ गहरी सांसें भरने लगा। उसके चेहरे पर अब पछतावा था। आई एम सॉरी परिणीति, बस विक्रम भैया ने जैसे आपको देखा, पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर आग लग गई हो। मुझे उनकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। बचपन से यही होता आ रहा है, हर चीज़ पर वो अपना हक समझते हैं और उन्होंने शायद आपको भी कोई चीज़ ही समझ लिया है। मैं उनकी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जब वो आपको देखते हैं ना, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई आग भड़कने लगती है। शेखर ने इंतहाई शर्मिंदा और टूटते हुए लहजे में कहा। परिणीति ने नम आंखों से उसे देखा। ऐसा क्यों हो रहा है शेखर? क्यों दहक रही है ये आग? जब आप मुझे पसंद भी नहीं करते, आपने तो ये शादी महज एक मजबूरी में की है ना। एक भाई ने मुझे ठुकरा दिया तो दूसरे ने मुझ पर एहसान करके मुझे अपना लिया। उसका लहजा भीगा और कड़वा था। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो। शेखर एकदम फिर से नरम हो चुका था। वो उसके करीब आया। मैं जानता हूँ मैंने शुरुआत में मजबूरी का नाम लिया था, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं, सच में बहुत प्यारी हैं परिणीति। मुझे अब आप पर प्यार आने लगा है। बस विक्रम भैया की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। आई एम रियली सॉरी। परिणीति ने करवाहट से अपना सर झटका। कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी कहने की। मैं अपनी हैसियत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपको मुझे दिलासा देकर, मेरे साथ झूठी हमदर्दी जताकर अपने ख्वाबों से समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है, कोई ख्वाबों की रानी है, तो आप उसे अपना सकते हैं। मेरी तरफ़ से पूरी इजाज़त है। मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगी कि आप मेरे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आपने वक्त मांगा था ना, मैंने आपको ज़िंदगी भर का वक्त दे दिया। आप मुझे पत्नी का हक नहीं भी देंगे तो मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। आपका ये एहसान बहुत है कि आपने मेरी इज़्ज़त रख ली और मुझे अपमानित होने से बचा लिया। वो एक ही सांस में अपने दिल का गुबार निकालती जा रही थी और शेखर ने मुट्ठियाँ भींच कर उसे देखा। आप इतनी हीन भावना का शिकार क्यों हैं परिणीति? मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नींद आई है, मुझे ड्रेस चेंज करके सोना है। एक्सक्यूज़ मी। परिणीति ने उसकी बात काट कर सोफ़े से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। शेखर ने गुस्से से दीवार पर ज़ोरदार मुक्का मारा और अपना गुस्सा काबू करने लगा। समझती क्या है ये ख़ुद को? मेरी तो सुनती ही नहीं है, अपनी सुनाकर चली गई। माना कि मैंने उस रात जज्बाती होकर विक्रम भैया के सामने वो बातें कह दी थी, लेकिन मैंने इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं रिश्तों को मामले में कितना संजीदा हूं और उन्हें निभाना जानता हूं। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद परिणीति बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। शेखर भी दिल ही दिल में कुर्ता हुआ
चेंज करने चला गया। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। तभी कामेश्वर जी ने चाय का मग साइड पर रखा और उनकी तरफ एक एनवेलप बढ़ा दिया। ये मैंने उत्तरी लोगों के हनीमून टिकट बुक करवाए हैं। शेखर, अभी फ़िलहाल तुम दोनों जाओ और वहाँ कुछ दिन छुट्टियाँ एंजॉय करो। उसके बाद अगर देश से बाहर भी जाना हो तो चले जाना, कामेश्वर जी ने प्यार से कहा। लेकिन बाबा, जो इतनी बड़ी बिजनेस डील फाइनल हुई है उसका क्या होगा? मैं इसे अकेले मैनेज नहीं कर सकता, विक्रम ने बीच में दाखिल देते हुए जलन भरे अंदाज में कहा। आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है विक्रम भैया। जिन डेलीगेट से मेरी बात डील फाइनल हुई है ना, उन्हें मैं जहाँ भी होगा वहाँ बुलवा लूँगा। वो आराम से पहुँच जाएंगे, शेखर ने पूरे आत्मनिर्भर भाव से कहा। शेखर का जवाब सुनकर विक्रम खूनखार नज़रों से उसे देखने लगा। शेखर ने नैपकिन से हाथ साफ किया और परिणीति की तरफ बढ़ा। आप तैयार रहिएगा, हम कल सुबह निकलेंगे देहरादून के लिए, फिर वहाँ से आगे गाड़ी पर ट्रैवल करेंगे, इसलिए अपने सारे गर्म सूट्स और ओवरकोट रख लीजिएगा। ये कहकर शेखर उठा, झुककर परिणीति के माथे पर एक गरम और सुलगता हुआ भूसा दिया और बाहर की जानिब बढ़ गया। परिणीति वही जमकर रह गई। उसे अपने माथे पर शेखर का वो एहसास जलाता हुआ महसूस हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उठकर अपने कमरे में आई और बेड पर बैठकर सोच में गुम हो गई। तभी दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ और विक्रम बगैर इजाज़त कमरे के अंदर दाखिल हो गया। परिणीति हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, विक्रम कदम आगे बढ़ाए। परिणीति, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि तुम्हारी शादी इस तरह से एक इंसान के साथ हो गई जिसे तुम पसंद भी नहीं करती। मैं जानता हूँ परिणीति कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम बस एक बार शेखर को इनकार कर दो, उसे कह दो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे दोबारा विवाह कर लूँगा। विक्रम ने एक ही सांस में सब बोल दिया। परिणीति सदमे और आश्चर्य से उसे देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दफ़ा हो जाइए मेरे कमरे से बाहर विक्रम जी, और ख़बरदार जो आज के बाद कभी आइंदा ऐसी गलत बात अपनी ज़ुबान पर लाए। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि वो मेरे रक्षक हैं, जिन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। उन्होंने तब मेरा हाथ थामा जब आप पूरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे थे। और आपको लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि हीरे को छोड़कर दोबारा कोयले को चुनूँगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोयला कहने की? विक्रम उसकी बात पर तब कर आगे बढ़ा। वैसे ही हिम्मत हुई जैसे आपकी हिम्मत हुई थी मुझे सबके सामने दागदार कहने की। परिणीति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर शेरनी की तरह कहा। तो क्या गलत कहा था? दागदार तो तुम हो ही, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो कड़वे लहजे में बोला। आपके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पति ने मुझे सिखाया है कि चेहरे के दाग कोई मानी नहीं रखते, बस इंसान का दिल काला नहीं होना चाहिए। और आप जैसे काले दिल वाले इंसान से मुझे कोई बात नहीं करनी। शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी भाभी के सामने खड़े हैं आप, अपने भाई की पत्नी होने का लिहाज कर लेते। आइंदा अगर ये बात कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाइए मेरे कमरे से, वरना मैं अभी चिल्लाकर सबको यहाँ बुला लूँगी। परिणीति एक एक लफ्ज़ दांत चबाकर बोल रही थी तो विक्रम गुस्से से तिल मिलाकर पलटा और कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही परिणीति के सब्र ने जवाब दे दिया और वो टूटते हुए वजूद के साथ धप से बेड पर बैठ गई। क्या मैं शेखर को बता दूं कि विक्रम ने मुझे क्या कहा? कुछ देर बाद जब उससे होश बहाल हुए तो उसने सोचा, नहीं रहने देती हूँ, पता नहीं वो क्या सोचेंगे और कैसा फ़ील करेंगे। वो खुद से उलझती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सर झटक कर वो उठी और पैकिंग करने लगी। उसने अपने और शेखर के गर्म कपड़े पैक कर लिए। दोपहर में शेखर वापस आ गया। परिणीति को 2-3 बार दिल चाहा कि वो सुबह वाली बात बता दे, लेकिन न जाने क्यों उसे डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसे गलती न समझ ले। इसीलिए उसने खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा। कुछ ही घंटों का सफ़र के बाद अब वो देहरादून के एक आलीशान और पुरसकून होटल के कमरे में बैठे थे। बाहर का मौसम काफ़ी ज़बरदस्त था और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। परिणीति कमरे की बड़ी ग्लास वाल के पास खड़ी नीचे का मंजर देख रही थी, जहाँ लोग रंग बिरंगी छतरियाँ लिए इधर उधर जा रहे थे। बारिश को देखकर न जाने कि उसका दिल मचल उठा कि वो भी बाहर जाए और इस मौसम को जी भर कर एंजॉय करे। शेखर, जो पहले काफ़ी देर से सोफ़े पर बैठा परिणीति को चेहरे बदलते हुए भाव देख रहा था, एकदम अपनी जगह से उठा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अपना रेनकोट पहन लीजिए, हम बाहर चलते हैं, शेखर ने मुस्कुरा कर कहा। सच में? शेखर के मुंह से सुनकर परिणीति का चेहरा जैसे खिल उठा था।
उसके यूं खिलने पर शेखर के दिल में जैसे कोई ठंडी फवार पड़ गई हो। फिर जब वह इतनी खुले दिल से मुस्कुराई तो उसके दोनों गालों पर गहरे डिम्पल्स उभर आए। शेखर का दिल चाहा कि वो आगे बढ़े और डिम्पल्स पर अपने होंठ रखते, मगर अपनी सोचों को झटकते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा और 2 रेनकोट निकाल लिए। थोड़ी देर में दोनों देहरादून की चौड़ी और पुरसुकून सड़कों पर रेनकोट पहने पैदल चल रहे थे। परिणीति की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तभी अचानक बारिश तेज़ हो गई तो वो जल्दी से सड़क किनारे एक शेल्टर के नीचे खड़े हो गए। परिणीति शेल्टर के नीचे खड़ी होकर अपने दोनों हाथ बाहर फैलाए बच्चों की तरह बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों में समेट रही थी। शेखर शहज़ादा सा खड़ा प्रेम भरी नज़रों से उसे देख रहा था और अपने मोबाइल पर चुपके से उसकी तस्वीर बना रहा था। फिर वो धीरे से उसके करीब आया और उसके नाजुक कंधों पर अपना हाथ रखते हुए उसके साथ सेल्फीज़ बनाने लगा। शेखर, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस बारिश में झूमूं, नाचूं और गाऊं। वो इंतहाई एक्साइटेड लहजे में शेखर की तरफ मुड़कर बोली। तो चलिए ना, नाचते हैं। शेखर ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने परिणीति का हाथ थामा और सीधे उस बारिश में दोनों खूबसूरत कपल डांस करने लगे। आसपास से गुजरते लोग रुककर दोनों के इस प्रेम को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर वो दोनों दुनिया से बेखबर बारिश की बजती हुई मध्यम धुन पर एक दूसरे के वजूद में गुम नाच रहे थे। लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने डांस ख़त्म किया, सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाईं। परिणीति ने उसके बाजू को थामते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ उसे अपने आगोश में लेता आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे पहुँचे तो सड़क के किनारे एक आइसक्रीम वाले को खड़ा देखकर परिणीति का दिल फिर ललचाया। मुझे आइसक्रीम खानी है। शेखर, नहीं, बिल्कुल नहीं परिणीति, बहुत सर्दी है। शेखर ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा। अरे आपको कुछ नहीं पता, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। मैं हमेशा सर्दियों में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता। जल्दी चलिए और मुझे खिला दीजिए प्लीज़। उसने उछलकर ज़िद की तो शेखर ने मुस्कुराकर चुपचाप उसे आइसक्रीम लेकर दे दी। आप भी खाइए ना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा, ज्वाइन करिए मुझे। परिणीति ने अपनी आइसक्रीम का चम्मच शेखर के होठों के करीब करते हुए कहा। शेखर ने चुपचाप वो चम्मच मुंह में रख लिया। वो उसे बता ही नहीं सका कि उसका गला बहुत नाजुक है और वो सर्दियों में आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा सकता। परिणीति ने दोबारा आइसक्रीम दी और दोनों बार उन्होंने शेयर करके खाई। वो बहुत खुश थी और उसे खुशी देखकर शेखर भी अपने सारे दर्द भूल चुका था। होटल वापस आकर उन्होंने सबसे पहले अपने गीले कपड़े चेंज किए और शेखर ने रिसेप्शन पर फ़ोन करके अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगवा ली। लेकिन इसी दौरान शेखर की तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी। उसे बार बार छींकें आ रही थी और उसका बुरा हाल हो रहा था। परिणीति उसे देखकर उसी वक्त परेशान और शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी शेखर, मेरी गलती से आपका इतना बुरा हाल हो गया। मुझे तो आदत है, पर आपने शायद कभी इस तरह एंजॉय नहीं किया। मुझे सर्दियों की बारिश, ये सर्दी और इसमें आइसक्रीम खाना बहुत रोमांटिक लगता है। वो खोए खोए लहजे में शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके परिणीति, हो जाता है। मैं थोड़ा नाजुक मिजाज हूँ, बचपन से ही जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है और अभी तो मेरा गला भी बिल्कुल बंद होने वाला है क्योंकि मैंने आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा सकता। शेखर ने ब्लैंकेट में सिमटते हुए धीमी आवाज़ में कहा। व्हाट? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप आइसक्रीम नहीं खाते? परिणीति रूठने वाले अंदाज में उसके करीब आई। ये बहुत गलत बात है शेखर, मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया था और आपने इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो जैसे ही मुंह फेर कर जाने लगी, शेखर ने झटके से उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। तो पूछो ना मेरे बारे में, सब बता दूंगा। शेखर ने अपनी नाक को परिणीति की नाक से स्पर्श करते हुए इंतहाई गहरे और मखमली लहजे में कहा। परिणीति का दिल ज़ोर से धड़का। वो अब धीरे धीरे शेखर के पास बैठी उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही थी और शेखर उसे यूं ही अपने पास बैठाए, अपना चेहरा उसके रेशमी बालों में छुपाए, बोझल और रोमांटिक लहजे में जवाब देता जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनकी ब्लैक कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद शेखर ने मेडिसिन ली और वो लेट गया। परिणीति भी बेड के दूसरी साइड पर आकर लेट गई, मगर रात के पिछले पहर परिणीति की आंख किसी अनजाने एहसास से खुल गई।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तकलीफ़ से कराह रहा हो। उसने आंखें खोलकर अपने पहलू में देखा तो शेखर था, जो तेज़ बुखार में तड़प रहा था। परिणीति ने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और उसके करीब होकर जैसे ही उसका माथा छुआ तो उसका पूरा वजूद आग की तरह तप रहा था। शेखर, आप ठीक है ना? परिणीति की आवाज़ रौहासी हो गई। शेखर ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और हौले से नामे सर हिलाया। उसी वक्त उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। उसे इस हाल में देखकर परिणीति सख्त चिंता और खौफ का शिकार हो गई और दिल ही दिल में खुद को कोसा। क्यों उसने शेखर को मजबूर करके आइसक्रीम खिलाई थी? उसने तड़प कर नीचे रिसेप्शन पर फ़ोन किया और डॉक्टर के बारे में पूछा, मगर उन्होंने क्षमा मांगी कि इस वक्त कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सभी सुबह ही संपर्क हो सकता था। परिणीति शदीद परेशान हो गई। वो पूरी रात शेखर के सराहने बैठी, कपड़ा भिगो भिगो कर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। जब शेखर को थोड़ा होश आया तो परिणीति बिस्तर पर बैठकर प्रेम से उसका सर दबाने लगी। मैं ठीक हूँ परिणीति, आप सो जाइए, शेखर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। ऐसे कैसे सो जाऊँ? मेरी वजह से आप इतने बीमार हो गए, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। परिणीति की आंखों से आंसू निकले और शेखर के हाथ पर गिरे। शेखर ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके आंसू साफ किए और फिर धीरे से परिणीति की कमर में हाथ डालकर उसे मज़ीद करीब कर लिया। अगर अपने इस गिल्ट को ख़त्म करना चाहती हैं तो मेरे और करीब आइए, मेरे वजूद का हिस्सा बन जाइए। शेखर ने उसके कान के पास इंतहाई मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट की, जिसे परिणीति का पूरा वजूद एक पल में कांप उठा। परिणीति को अब कोई विरोध ना कर सकी। वो आहिस्ता से उसके पहलू में लेट गई और अपना सर उसके चौड़े कंधे पर रख दिया। शेखर ने उसकी तरफ रुख किया और अपनी तमाम तर मोहब्बत और शिद्दत उस पर लौटाने लगा। बारिश रात भर जारी थी और कमरे के अंदर दो जिस्म एक जान हो चुके थे। सुबह जब शेखर की आंख खुली तो वो अपने सीने पर सर रखे गहरी नींद में सोई हुई परिणीति को देखकर उसके होंठों पर बेख्तियार एक खूबसूरत और दिलफरेब मुस्कान उभर आई। रात का खुमार अब भी माहौल में बसा हुआ था। उसने नहायत नरमी से परिणीति को तकिए पर सीधा करते हुए जैसे ही परिणीति के माथे पर अपने होंठ रखे, परिणीति ने नींद में एक धीमी सी करवट ली और दोबारा शेखर के चौड़े सीने से आ लगी। शेखर के दिल में एक शरारत जागी। धीरे से झुका और उसके कान के पास अपनी गंभीर आवाज़ में फुसफुसाया, मिसेस शेखर, अगर आप अगले 2 मिनट तक यूं ही मेरे करीब रही ना तो मैं फिर से सारे लिहाज भूलकर रात वाला रोमांस दोबारा से दोहरा दूंगा। ये सुनते ही परिणीति ने फट से अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर शर्म के मारे उससे दूर जाने लगी। लेकिन शेखर तो जैसे इसी ताक में था, उसने फ़ौरन परिणीति की कमर में हाथ डालकर उसे दोबारा अपनी मजबूत बाहों में भरा, उस पर झुका और एक गहरा शिद्दत भरा स्पर्श उसके माथे पर छोड़ा। परिणीति जैसे ही पूरी तरह लरज़ उठी। उसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो चुका था। वो शर्माते हुए धीमे से मुस्कुराई। आई लव यू माई लाइफ, आई लव यू सो मच, शेखर ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखकर इंतहाई प्यार से कहा। परिणीति की लंबी पलकें लाज के मारे गालों पर साया फैलाने लगीं। शेखर उसकी इस मासूमियत पर फ़िदा होता हुआ आगे बढ़ा और उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रख दिए। आपको पता है परिणीति, आपकी आंखें इतनी हसीन है कि इनमें डूब जाने को दिल करता है, उसने रोमांटिक अंदाज में कहा। परिणीति ने मासूमियत से रूठने वाले लहजे में उसके सीने पर हाथ मारा। अच्छा बस कर दीजिए कवि महाशय, और कितनी शायरी बोलेंगे सुबह सुबह। शेखर उसके अंदाज पर एक ज़ोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर वो धीमे से उसके पहलू से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उनके वो दिन बहुत ही शानदार और यादगार गुज़रे। देहरादून के बाद वो लोग मसूरी, नैनीताल और न जाने किन किन खूबसूरत वादियों में घूमते रहे और अब उनका अगला पड़ाव शिमला की हसीन वादी थी। वही एक आलीशान होटल में शेखर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिज़नेस मीटिंग भी थी। शेखर ने दिन में अपनी मीटिंग अटेंड की तो शाम के वक्त बिज़नेस पार्टनर्स ने उनके सम्मान में एक शानदार पार्टी का आयोजन रखा। शेखर पार्टी के हिसाब से परिणीति के लिए ख़ास और बेहद खूबसूरत लिबास खुद करीब कर लाया था। वो ब्लैक कलर की एक शानदार साड़ी थी जिस पर नफीस सा काम हुआ था। जब परिणीति वो ब्लैक साड़ी पहनकर अपने रेशमी बालों को एक ढीले से जूड़े में बांधकर
और बिल्कुल लाइट से मेकअप के साथ शेखर के सामने आई तो शेखर तो जैसे अपना दिल थाम कर ही रह गया। ब्लैक कलर उसके गोरे रंग पर क़यामत ढा रहा था। परिणीति, मैं क्या सोच रहा हूँ माय लव, हम ये पार्टी कैंसिल करते हैं और कमरे में ही रहकर अपनी सुहागरात फिर से मनाते हैं। सच में क्या क़यामत ढा रहा है तुम्हारा ये रूप। शेखर ने बेबाक नज़रों से उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा। परिणीति ने शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ उसे घूर कर देखा। बहुत बेशर्म है आप शेखर, भगवान का खौफ करें। मिसेस राणा इतने रोमांटिक पति को बेशर्म बोल रही हैं। हज़ारों लड़कियां तरसती हैं ऐसे पति के लिए। मुझे देख देख कर आहें भरती हैं और ये तो मैं ही हूँ जो किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। शेखर ने अपने कोट का कॉलर दुरुस्त करते हुए गर्व से कहा। रियली? ज़रा मुझे भी उन लड़कियों से मिलवा दीजिएगा, मैं भी ज़रा उनसे दो दो हाथ कर लूँ जो मेरे पति को देखने की जुर्रत करती हैं। परिणीति ने अपना हाथ कमर पर रखकर गुस्से भरे लहजे में कहा। शेखर उसकी इस जेलसी पर एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर परिणीति को कंधों से थामा। अरे छोड़ो उन लड़कियों को, मैं थोड़ी किसी को देखता हूँ। मेरा तो बस ये दिल एक ही बार ज़मीन पर अटक गया है जो अपने रूप से चाँद को भी मात दे देती हैं। परिणीति ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, आप क्यों करते हैं मुझसे इतनी मोहब्बत, मुझ जैसी दागदार लड़की से? ऐ ख़बरदार! शेखर ने फ़ौरन उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी। ख़बरदार, आइंदा ख़ुद के लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया। मैंने कहा ना ये कोई दाग नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें इस ज़माने की नज़र से बचाने के लिए खूबसूरत सा नज़र का टीका लगा दिया है। और देखो ना, चाँद को कभी देखा है? उसमें भी तो दाग है, मगर क्या अपनी रोशनी बिखेरने से बाज आता है? तुम मेरे लिए ऐसी ही रोशनी हो जो मेरी बेरौनक ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी रोशन कर गई। उसने अपने नाक परिणीति के नाक से स्पर्श करते हुए इंतहाई गहरे लहजे में कहा। परिणीति का दिल गर्व से भर गया। वो धीमे से मुस्कुराई और झुककर शेखर का कोट को ठीक करने लगी। कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले पार्टी के लिए नीचे हॉल में आ गए। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुए तो हर एक की नज़रें उस खूबसूरत जोड़ी पर टिक गईं। शेखर के बिज़नेस पार्टनर वर्मा साहब की पत्नी ने परिणीति को गौर से देखा और बोली, आपकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर शेखर, वाकई चाँद और सूरज की जोड़ी है आप दोनों की। शेखर ने गर्व से मुस्कुराते हुए परिणीति की कमर में अपना हाथ डाला और उसे मज़ीद करीब कर लिया। परिणीति भी मुस्कुरा रही थी। शेखर उसके कान में झुककर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक परिणीति की मुस्कान गायब हो गई और शेखर का पूरा वजूद एकदम से तनाव में आ गया। दरवाजे से विक्रम हॉल में दाखिल हो रहा था और उसकी नज़रें सीधी परिणीति पर थीं। विक्रम पास आया, मिस्टर और मिसेस वर्मा से मिला और फिर एक बेबाक और गंदी नज़र परिणीति पर डालकर जैसे ही शेखर की तरफ बढ़ने लगा, शेखर ने बिना एक पल ज़ाया किए 2 कदम आगे बढ़ाए, परिणीति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल के दूर कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। मुझे ये शख्स एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है परिणीति। जब वो आपको देखता है ना, मैं उसकी गंदी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप यहीं पर बैठी रहिए, यहाँ से हिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, शेखर ने सख्त लहजे में कहा। परिणीति ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि शेखर का मूड इतना ख़राब हो गया कि वो परिणीति को लेकर पार्टी से वापस अपने होटल के कमरे में आ गया। परिणीति, आप यहीं कमरे में रहिए, मैं बस नीचे जाकर मिस्टर वर्मा के साथ डील करके पेपर्स फाइनल करके आता हूँ। शेखर ने परिणीति के गाल पर अपना प्यार भरा स्पर्श छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। परिणीति बेड पर बैठकर आराम से अपनी चूड़ियाँ उतारने लगी। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। परिणीति ने समझा शेखर वापस आ गया, मगर जैसे ही पलटी, सामने विक्रम को खड़ा देखकर उसकी जान ही निकल गई। आप जाइए यहाँ से, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? परिणीति ने डर और गुस्से के मिलते जुलते लहजे में कहा। चला जाऊँगा परिणीति, बस एक बार मेरी बात सुन लो। विक्रम दीवाना होकर आगे बढ़ा। मैंने जो तुम्हें घर में ऑफ़र दी थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अब तुम खुद देख लो, तुम एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हो जो तुम पर शक करता है। देखो ना तुम्हारे बारे में कैसी सोच रखता है, तुम पर पाबंदियां लगा रहा है। मेरी बात मानो, डाइवोर्स ले लो उससे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। विक्रम ये कहते हुए आगे बढ़ा और परिणीति का हाथ थामने लगा।
परिणीति के सब्र ने जवाब दे दिया। उसने पूरी ताकत जमा की और एक ज़ोरदार थप्पड़ विक्रम के चेहरे पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? परिणीति गुस्से से कांप रही थी। उस दिन भी आपको वार्न किया था कि आइंदा मुझे ऐसी घटिया बात मत कीजिएगा। अगर आप ना बाज आए तो मैं खुद शेखर को बताऊंगी कि आप मुझे हरास कर रहे हैं। परिणीति गुस्से से तिलमिलाती हुई जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटने लगी, सामने का मंजर देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। दरवाजे में शेखर साकत खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। शेखर शेर की तरह विक्रम पर झपटा। एक ही पल में दोनों भाई कमरे के बीचों बीच गुत्थम गुत्था हो चुके थे। शेखर अंधाधुंध विक्रम पर मुक्के बरसा रहा था और विक्रम भी पलटकर वार कर रहा था। परिणीति उन्हें छुड़वाने की कोशिश में रो रो कर बेहाल हो रही थी, मगर गुस्से के इस तूफान में कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। बस प्लीज़ बस कर दीजिए, भगवान के लिए रुक जाइए। परिणीति पूरी ताकत से चीखी। उसकी चीख पर दोनों ने एक दूसरे को झटका दिया और पीछे हटे। दोनों के होंठों से खून निकल रहा था और पूरी तरह से कांप रहे थे। आइंदा अगर मेरी पत्नी के करीब भी आने की कोशिश की ना मिस्टर विक्रम राणा, तो मैं जान ले लूँगा आपकी, शेखर ने गुस्से से विक्रम को देखते हुए कहा। विक्रम ने अपने होंठ से खून साफ किए और एक मक्कार मुस्कान के साथ बोला, शेखर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी मासूम पत्नी खुद मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। पूछो इससे ये क्यों ऐसा करती है। ये मुझे इशारे देती है। ये आज भी मुझे ही पसंद करती है। अब देखो ना, मैंने इसे हनीमून पर आने से पहले ही भी अप्रोच किया तो इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसके दिल में चौर है। ये तुमसे छुप कर मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहती है। शट अप, शेखर का रहा सहा सब्र भी जवाब दे गया। वो फिर से गुस्से से उस पर टूट पड़ा और इस बार उसने विक्रम के नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर अपना पाँव रख दिया। आज के बाद अगर मेरी पत्नी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। मैं ज़रा भी लिहाज नहीं करूँगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूँ। शेखर ने उसे गिरबान से उठाया और पूरी ताकत से धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कमरे में अब एक भयानक खामोशी थी। परिणीति ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर शेखर ने उसकी तरफ एक हमदर्दाना नज़र भी नहीं डाली। उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट और नज़रें सख्त थी। उसने मेज़ से अपनी बिज़नेस फ़ाइल उठाई, गुस्से से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। परिणीति अकेली कमरे में कैद रह गई। तकरीबन 2 घंटों के बाद जब शेखर वापस आया तो परिणीति अब भी उस ब्लैक साड़ी में मलबूस अपने घुटनों में सर दिए बेड के पास ज़मीन पर बैठी रो रही थी। शेखर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम जाने लगा। परिणीति जल्दी से उठी, उसके पास आई और पीछे से आकर उसकी पीठ से लग गई। प्लीज़ शेखर, इस तरह मुझे इग्नोर मत कीजिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसके कंधे से लगी हिचकियों से रो रही थी, लेकिन शेखर का वजूद इस वक्त किसी बर्फ़ की तरह ठंडा था। उसने इंतहाई सर्द अंदाज में परिणीति के हाथों को अपने वजूद से झटका और बगैर कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो चेंज करके बाहर आया तो परिणीति बेचैनी से वहीं खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आगे बढ़ी, उसके सामने हाथ जोड़े उसकी मिन्नत समाजत करती रही, अपने बेकसूर होने की सफाइयाँ देती रही, मगर शेखर जैसे कठोर पत्थर बन चुका था। वो खामोशी से बैठ के अपनी साइड पर आया और ब्लैंकेट तान कर लेट गया। परिणीति भी रोती हुई उसके पहलू में लेट गई। पूरी रात परिणीति की सिसकियाँ कमरे की खामोशी को चीरती रहीं, मगर शेखर ने एक बार भी पलटकर उसे नहीं देखा, ना ही उसे दिलासा दिया। अगली ही सुबह शेखर ने सबसे पहले वापसी की फ़्लाइट कंफर्म करवाई और रात तक दोनों वापस राणा भवन पहुंच गए। घर पहुंचते ही शेखर का सब्र टूट गया। उसने कामेश्वर जी और हरिणी देवी के सामने विक्रम की तमाम घटिया करतूतों और हरास करने वाली बातें खोल कर रख दी। ये सुनते ही हरिणी देवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे काफ़ी कुछ सुनाया। कामेश्वर जी की तरफ मुड़कर हरिणी देवी ने अटल लहजे में कहा, मैं आपसे कह रही हूँ, इसे कहें कि अभी के अभी इस घर से निकल जाए और अलग शिफ्ट हो जाए। भेजे इसे मुंबई जाकर वहाँ की ब्रांच को संभाले। अब इस घर में नज़र ना आए तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे छोटे बेटे और मेरी बेटी जैसी बहू के बीच किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हो। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए।
मगर उसने चुपचाप वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो जानता था कि वो बाजी बुरी तरह हार चुका है। इस वाक़ये को गुज़रे 2 दिन हो चुके थे, मगर शेखर और परिणीति के बीच अब भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शेखर परिणीति से बिल्कुल बात नहीं करता था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात को इतना लेट वापस आता कि परिणीति बिल्कुल सोने के करीब होती, और आते ही वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाता। वो परिणीति को बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। आज भी जब वह रात के कमरे में आया और लेट गया तो परिणीति का सब्र जवाब दे गया। वो पीछे से आए और शेखर को मजबूती से गले लगाते हुए उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ शेखर, इस तरह नाराज़ मत रहिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान की कसम, मैंने अपने दिल को हमेशा संभाल कर रखा था कि मैं सिर्फ अपने पति से प्रेम करूँगी, और मेरे पति सिर्फ आप हैं। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्रेम नहीं किया। मैं आपके भाई को पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे शादी से पहले उनकी तरफ एक वक्त आकर्षण था क्योंकि वो मेरे फियांसे थे, लेकिन वो मेरे दिल से उसी दिन उतर गए थे जिस दिन उन्होंने भरी साभा में मुझ पर ताने कसे थे। परिणीति सांस लेते हुए बोलते बोलते कुछ पल के लिए रुकी और फिर बात जारी रखी। जिस दिन उन्होंने मुझसे घर में बात की वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं, मैंने उन्हें बहुत कुछ सुनाया था। वो गुस्सा भी हुए थे और इस बात पर, और मैंने समझा कि शायद अब बात ख़त्म हो गई है, वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मगर फिर होटल में भी उन्होंने यही घटिया हरकत दोहरा दी। प्लीज़ शेखर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपराधी नहीं हूँ। परिणीति का दर्द भरा भीगा लहजा सुनकर शेखर का गुस्सा ख़त्म हो गया। वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ा, परिणीति को बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा नहीं था बल्कि गहरा दुख था। परिणीति, क्या समझती हैं आप मुझे? क्या मैं आप पर शक कर रहा हूँ? शेखर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। मैंने एक पल के लिए भी आपके प्रेम और आपके चरित्र पर ज़रा बराबर भी शक नहीं किया। मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ परिणीति, मैं तो इसलिए नाराज़ हूँ कि आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि आप अपने दुख मुझे शेयर कर सकें। जिस दिन उन्होंने पहली बार आपको घर में तंग किया था, आपको उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैं उसी दिन उसका मुंह तोड़ देता। उसकी दोबारा हिम्मत ना होती आपकी तरफ देखने की। उन्होंने आपको इतना सताया, आप इतनी तकलीफ़ से गुजरी, और मैं पति होकर भी इस बात से बिल्कुल अनजान रहा। मुझे इस चीज़ पर ख़ुद पर गुस्सा है। आई स्वेयर, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आपके चरित्र में कोई खोट है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं आप पर शक कर रहा हूँ। ख़बरदार जो आइंदा ख़ुद के लिए ऐसा कुछ सोचा तो। ज़िंदगी हैं आप मेरी। शेखर ये कहते हुए उसके माथे से अपना माथा टिका गया। परिणीति, जो अब तक खौफज़दा थी, शेखर का विश्वास देखकर हिचकियों से रोती हुई उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपा गई। अच्छा बस, आई एम सॉरी, मुझे भी इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए था। शेखर का लहजा मोम की तरह पिघल चुका था। वो झुका और उसकी नम आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रख दिए। परिणीति ने रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप शेखर। बहुत दुख दिया आपने मुझे। मेरी तो जान ही निकल गई थी सोचकर कि आप मुझसे नाराज़ हैं और मुझ पर शक कर रहे हैं। आइंदा मुझसे इस तरह कभी नाराज़ मत होइएगा। वो रोते हुए मुंह बनाते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि शेखर के दिल पर जैसे कोई बिजलियां गिर गईं। वो आहिस्ते से झुका और उसके दाएं गाल पर अपना होंठ रख दिए जहां वो निशान था। शेखर उस दिन हर शब उसके दाग को इतनी शिद्दत से चूमता था जिस दाग ने परिणीति को उसका बनाया था। वो दाग शेखर के लिए कोई कमी नहीं था बल्कि उसकी ज़िंदगी की खुशियों की वजह था। शेखर अभी भी अक्सर सोचता था कि अगर परिणीति के चेहरे पर दाग ना होता तो विक्रम उसे कभी ना ठुकराता, और अगर विक्रम उसे ना ठुकराता तो परिणीति कभी शेखर की ज़िंदगी का हिस्सा ना बनती। ये दाग शेखर के लिए भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद था, क्योंकि आज तक उसकी कायनात, उसका सच्चा प्रेम उसके पहलू में सुरक्षित था। शेखर ने प्रेम भरे अंदाज में परिणीति के गिर्द अपनी मोहब्बत का एक मजबूत घेरा बांधा और सुकून से अपनी आंखें मूंद लीं।